गुड आफ्टरनून एवरीवन। फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वलिटी में अगला पार्ट हम देखेंगे आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 बिल्कुल सिंपल है, इसमें केवल फैक्ट की बात ही है। आर्टिकल 15 में उतने एनालिसिस नहीं है। आर्टिकल 15, अब ये मान लो कि आर्टिकल 14 एक बड़ा बैनियन ट्री है, बरगद का वृक्ष है, और बाकी आर्टिकल 15, 16, 17, 18 उसकी ब्रांचेज है, शाखाएं हैं। तो इसलिए कहा जाता है आर्टिकल 14 इज़ अ फंडामेंटल अमॉन्ग फंडामेंटल। आर्टिकल 14 फंडामेंटल का भी फंडामेंटल माना जाता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट माना जाता है। अगर आप देखोगे कि आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है, तो यह है स्टेट शैल नॉट, तो फिर जो बात आती है कि स्टेट, फिर अब बात राज्य के द्वारा, फिर यहाँ देखो राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। नागरिक, तो आप देखोगे कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध। तो जब भी हम याद दिला दें कि जब फंडामेंटल राइट्स की बात पढ़ते हैं तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे नागरिकों के लिए है और बाकी कुछ फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए है। अब बच्चों, इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, आप याद रखो किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी लॉजिकल सी बात है। कभी आप देखो कि कौन से फंडामेंटल राइट नागरिकों के लिए है, क्यों दिया गया, उसके रीज़न आपको पता चल जाएंगे। तो आर्टिकल 15 नागरिकों के लिए है, लेकिन आर्टिकल 14 सभी के लिए है। तो आप कहोगे हम इसका क्लासिफिकेशन कैसे करें, तो बड़ा सिंपल सा बेस है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। यानी कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो केवल नागरिकों के लिए हैं और कौन से हैं जो सभी के लिए हैं। हमारे कौन से ऐसा फंडामेंटल राइट है विच इज ओनली अवेलेबल फॉर सिटीजन्स। सिटीजन्स एंड द फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस, यानी विदेशी। ऐसे कौन से अधिकार हैं जो सभी के लिए है, यानी नागरिक, सिटीजन्स और एलियंस, विदेशी, सभी के लिए है। अब ये बात आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं, बस समझने की आवश्यकता है। हमेशा चीज़ों को कोशिश करो कि अंडरस्टैंडिंग बने, रटने की, क्योंकि वेन एवर वी आर ग्रोइंग, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है समझने की क्षमता घट बढ़ती है, रटने की क्षमता घटती है। तो देखोगे कि कौन से ऐसे राइट्स हैं जो नागरिकों के लिए है, तो ऑब्वियसली आप जरा सोच के देखो कि ऐसा अधिकार जो कह रहा है कि राज्य किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो वो तो केवल नागरिक के लिए हो सकता है। इट मीन्स अगर कोई विदेशी व्यक्ति आ रहा है और वो कह रहा है कि राज्य जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो आप जानते हो राज्य कैसे भेदभाव कर सकता है। यानी फंडामेंटल राइट की पहली विशेषता क्या है, इट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट। फंडामेंटल राइट तो राज्य के खिलाफ मिलता है, और स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कैसे नहीं करेगा। यानी अब देखोगे ये बात आर्टिकल 15 में लिखी गई है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, नागरिकों के साथ ऑन द ग्राउंड्स ओनली, केवल, यहाँ पे ओनली शब्द इंपॉर्टेंट है, केवल। यानी फिर यहाँ पे देखोगे केवल, और उसके बाद रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इसका मतलब है कि अगर यहाँ हम देखें कि फंडामेंटल राइट्स की बात अगर की जाए तो राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति। तो राज्य किनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर, कास्ट,
और फिर लिंग, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर। तो आप देखोगे यही सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। जाति, धर्म, लिंग, यानी धर्म, जाति, लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ और रेस। तो आप देखोगे लिंग, प्रजाति, रेस, और उसके बाद जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ। इस बेस पे स्टेट शैल नॉट मेक अ डिस्क्रिमिनेशन विद द पीपल। लेकिन आप याद रखो, विदेशी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति आए, और राज्य कैसे डिस्क्रिमिनेट करता है, आप जानते हो कि राज्य का मतलब है पार्लियामेंट, राज्य का मतलब है यूनियन गवर्नमेंट, राज्य का मतलब है स्टेट लेजिस्लेचर। तो राज्य कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? क्योंकि स्टेट क्या बनाता है? लॉ, विधि बनाता है। राज्य विधि बनाएगा। राज्य क्या बनाता है? पॉलिसी। राज्य नीति बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा। राज्य पॉलिसी बनाएगा, राज्य लॉ बनाएगा। तो राज्य जो भी बनाता है, जो भी स्टेट बनाएगा, आप याद रखना, स्टेट ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करता है लॉ के आधार पे, पॉलिसी के आधार पे। तो सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब मान लो जैसे कि लॉ, अगर स्टेट ने कोई लॉ बना दिया, और लॉ कैसे बनाया कि हमने कल भी बताया था, आर्टिकल 14 में लिखा गया है। अगर हमने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, तो मोटर वाहन अधिनियम इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ, जिसको व्हीकल चलाना नहीं आता, क्या उसको भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा? उत्तर है नहीं। तो जब ये कहा जाता है कि इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, तो स्वाभाविक रूप में किस आधार पर, व्हाट इज द बेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? तो आप जानते हो दोस्तों, एक भेदभाव का तार्किक आधार होता है, एक भेदभाव का रेशनल ग्राउंड होता है। आप याद रखो, समानता में हम भेदभाव समाप्त कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। हम ये नहीं कह रहे समानता भेदभाव समाप्त कर देंगे, हम ये कह रहे हैं समानता में अतार्किक भेदभाव खत्म कर देंगे। इरेशनल डिस्क्रिमिनेशन, इलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन। क्यों दोस्तों? देखो, धर्म, धर्म का मतलब होता है, धर्म, जाति, हमारी दो प्रकार की पहचान होती है कि हमें पैदाइशी मिलती है, द काइंड ऑफ आइडेंटिटी विच वी आर गेटिंग सिंस आवर बर्थ। कुछ ऐसी आइडेंटिटी है जो हमें बर्थ के आधार पर मिलती है। अब जैसे कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म में, ईसाई में पैदा हो गया, तो अब जरा सोच के देखो, अगर राज्य कहे कि हम ऐसा कोई एक्ट बनाएंगे जो कि धर्म के आधार पर विरोध करता हो, तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा। तो हमने बताया होगा, इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, क्योंकि उसमें ऐसा आरोप है, ऐसा एलिगेशन है कि देयर इज सम एलिमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के आधार पर भेदभाव की बात है उसमें। अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। जाति, जाति भी, ये सब हमारी पहचान कैसी? जन्म के आधार पे। अब इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसी जात में पैदा हो जाना, किसी धर्म में पैदा हो जाना, मेल या फीमेल हो जाना, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके आधार पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। फिर आप देखोगे रेस, रेस का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स। तो आर्य, द्रविड़, नॉर्डिक, ये क्या है? रेस का मतलब क्या है? द डिस्क्रिमिनेशन विच इज बेस्ड ऑन द फिजिकल फीचर्स ऑफ बॉडी, वो रेस होता है। उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। तो आप देखोगे हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में अलग रेस है, मंगोलाइड रेस है, आर्य प्रजाति है, दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति है। शारीरिक लक्षणों के आधार पे, फिजिकल ट्रेट्स के आधार पे रेस का डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे आप देखोगे कि जो आर्य प्रजाति के लोग हैं, उनकी नाक, माथे, ये सब अलग अलग उनके शेप होते हैं। अब जो मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं, नीग्रो जैसे अफ्रीकन्स हैं, उनके शारीरिक लक्षण अलग हैं। अब दोस्तों ये बताओ, फिजिकल ट्रेट्स, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ट्रेट। इसीलिए अगर इस आधार पे किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, तो दैट इज इलॉजिकल। जन्म स्थान, जन्म स्थान तो कई बार तो बड़ी अजीब घटना होती है, लोग शिप में पैदा हो जाते हैं कि मान लो हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, जापान, और पहले तो ऐसा होता है, जो जहाज होते थे, शिप होते थे, बड़े लंबे समय लेते थे। अब somebody इज बॉर्निंग इन ए शिप, अगर कोई जहाज में पैदा हो गया, तो स्वाभाविक रूप में वो किसका सिटीजन होगा? इसका मतलब मान लो कोई जहाज में पैदा हो गया,
तो बाकी भारत सरकार ने उसको सिटीजनशिप दिया, क्योंकि जहाज में पैदा हुआ तो मान लो शिप किस नेशन का था पहला, वो शिप किस देश की बाउंड्री में था दूसरा, अलग अलग तरीके हैं दुनिया में। लेकिन हमारी सरकार ही कहती है, हमारा संविधान ही कहता है, इस आधार पे भी हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और पुराने ज़माने में ऐसा खूब होता था, इंग्लैंड से लोग जहाज़ से आए और भारत में पहुंचते पहले ही कोई पैदा हो गया जहाज में, उस आधार पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, प्रजाति, रेस, लिंग, जाति, धर्म, तो देखो इस आधार पर भेदभाव नहीं करें, क्योंकि व्हाट इज दिस, इट इज़ अ इलॉजिकल, इरेशनल, ये अतार्किक भेदभाव है। किसी भी समाज में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए। इसलिए आप देखते हो हमारे संविधान निर्माता जितने क्लियर कट थे, इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इस आधार पे एवरीबडी विल ट्रीटेड अलाइक, हम हर व्यक्ति को समान मानेंगे। और यही देखो, यही तो आधुनिक समाज का लक्षण होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि देखो लोकतंत्र में दोस्तों, हर व्यक्ति की पहचान एक नागरिक की है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही मानता है, इसलिए कहा भी जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट ऑफ अ प्रोग्रेसिव सोशल चेंज। इट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट ऑफ अ सोशल रेवोल्यूशन। ये सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, सामाजिक परिवर्तन का दस्तावेज है। यानी हमारे समाज में यही तो पहचान मूल रही है। आज भी आप देखो इस बेस पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स फर्स्ट टाइम ए सिटीजन, अगर हमसे कोई पूछे कि आप उत्तर भारत के हो, दक्षिण भारत के हो, नो नो, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत का नागरिक हूँ। दैट इज अ पॉइंट कि हमें हिंदू होने पर गर्व है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आई एम प्राउड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और कई बार तो हम दिल्ली में देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बच्चों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी तो हमारे भाई हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं। और एक बार तो एक मेघालय के मुख्यमंत्री दिल्ली आए और दिल्ली किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप किस देश के व्यक्ति हो, तो बहुत इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा भाई हम आपके ही देश के लोग हैं। इसलिए दोस्तों हमारे देश में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, और इसीलिए कहा जाता है डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल इज ए यूनिटी। प्रत्येक नागरिक समान है, प्रत्येक नागरिक का समान महत्व है। जाति, धर्म, ये पहचाने तो परंपरागत समाज की विशेषता है, पिछड़े समाज की विशेषता है, ये खास बात है। इसे कहा भी जाता है आधुनिक समाज का लक्षण कहाँ है, जहां हमारी पहचान उपलब्धि के आधार पे हो, उपलब्धि के आधार पे हो। तो इसका मतलब है जब आर्टिकल 15 में बातें लिखी गई किस आधार पे डिवीजन नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप में सिटीजन्स के लिए है, सिटीजन्स के लिए होगा। अब मान लो कोई विदेशी आ जाए तो विदेशी के लिए हम अलग अलग, अब विदेशी नहीं कहेगा कि हमें भी शिक्षा में उतना अधिकार चाहिए, हमारे लिए भी लॉ जैसा होना चाहिए, वहाँ पे हम अंतर कर सकते हैं, क्योंकि ये सुविधा हमने नागरिकों को दी है। हाँ, अभी बात अलग है कि विधि के द्वारा विदेशियों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 14 विदेशियों को ही मिलेगा, एलियन को ही मिलेगा। इन आर्टिकल 14 सभी के लिए है, 20 सभी के लिए है, लेकिन 16 नागरिकों के लिए है। अब भाई, अब ऐसा थोड़ी कि यूक्रेन का आदमी यहाँ चला है घूमने और तब तक यूक्रेन का वॉर हो गया तो उसने कहा चलो भाई यूपीएससी में फॉर्म भर देते हैं। हमारे यहाँ खुद ही लोगों को नौकरी नहीं दी जा पा रही है, तो हमारी गवर्नमेंट जब किसी को अभी साहब को जॉब नहीं दे पा रही है, तो यूक्रेन के लोगों को जॉब कहाँ मिल जाएगी। तो 16 इज ओनली अवेलेबल फॉर सिटीजन, लॉजिकल है। और इसलिए आप देखो 25 तो किसी के लिए अवेलेबल हो सकता है, लेकिन जहाँ तक कल्चरल राइट्स है, सांस्कृतिक अधिकार है, वो केवल सिटीजन्स के लिए होगा। बोलने का अधिकार है, नागरिक के लिए होगा। आर्टिकल 19 केवल सिटीजन्स के लिए होगा, विदेशी के लिए नहीं होगा। इसलिए बच्चों, क्या सिटीजन्स के लिए होगा बोलने का अधिकार 19? अब कनाडा किसी व्यक्ति को दोगे कहा कि भारत में बोलो, तो बिला वजह बोल देगा, हो सकता है खालिस्तान के समर्थन बोल दे, दैट वी वोंट अलाउ। इसलिए क्या अधिकार विदेशियों को होगा, क्या देशियों को स्पष्ट है, तो नागरिकों को जो अधिकार है वो स्पेशली 15, 16, 19, 29, तो ये केवल नागरिकों को है, बाकी नागरिक विदेशी सभी को है। तो ये बात ध्यान रखने, क्यों अधिकार दिया गया है, इसके पीछे लॉजिक है। इसका मतलब है अगर इस आधार भेदभाव नहीं होगा तो भेदभाव फिर रेशनल बेस पे होगा, इसीलिए लिखा केवल, ओनली। इसका मतलब है कि भेदभाव, राज्य के द्वारा भेदभाव कहाँ किया जा सकता है, अब देखोगे कुशलता के आधार पे, इफिशियंसी के आधार पे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है, लेकिन ये इसके लॉजिकल मतलब है। तो मान लो कि मोटर व्हीकल एक्ट बन रहा है, तो मोटर व्हीकल एक्ट में ये भेदभाव तो नहीं होगा कि अगर मोटर व्हीकल एक्ट सरकार बना दे और कहे इसी जाति विशेष के लोगों को ही केवल
ड्राइविंग का अधिकार होगा तो वो कानून फिर गलत है, ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई अधिकार बना दे, आर्म्स एक्ट बना दे और पार्लियामेंट कहे इसी जात के लोगों को हथियार रखने का अधिकार हो, आर्म्स रखने का अधिकार हो, गलत है। लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि हाँ भाई, जो ड्राइविंग जानेगा, जो ड्राइविंग चला लेगा, वाहन चलाएगा, उसी को ड्राइविंग टेस्ट के द्वारा फिर ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। इसका मतलब है इस आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता, लेकिन कुशलता, इफिशियंसी, प्रशिक्षण, इन आधारों पर किसी भी समाज में डिस्क्रिमिनेशन है। और वैसे देखो दोस्त, इसीलिए अब जरा सोच के देखो, एक आईएएस ऑफिसर है, एक क्लर्क है। तो आईएएस ऑफिसर क्लर्क के बीच में तो भेदभाव है, क्लर्क को कम पेमेंट मिल रही है, आईएएस ऑफिसर को ज़्यादा पेमेंट मिल रही है। लेकिन ये भेदभाव किस आधार पे है? कुशलता के आधार पे है। ये इन आधार पर भेदभाव नहीं है, इन आधार पर भेदभाव नहीं है। इसलिए आप देखोगे अभी हमारे यहाँ तो आर्म फोर्सेस में, सेनाओं में पुरुष और महिला दोनों को परमानेंट कमीशन दिया गया है। तो यहाँ भेदभाव नहीं किया गया है। नहीं, लिंग के आधार पर, केवल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन कोई महिला ये कहे कि नहीं भाई, हम बिना प्रशिक्षण के ही हम आर्मी में शामिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है, और आर्थिक विषमता, इसका मतलब है कि मान लो कोई शारीरिक क्षमता, फिजिकल ट्रेड्स, तो हमारे यहाँ जब भी सिविल सेवा के एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें तो इंडियन पुलिस सर्विस के लिए अलग फिजिकल ट्रेड्स की रिक्वायरमेंट है। इस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। एग्जाम, परीक्षा, यानी विशेष कुशलता, आप देखो कई कई सेवाओं में है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो उसको सेवा में नहीं लिया जाता। तो यहाँ पे तो भेदभाव संभव है। यानी इसका मतलब है प्रशिक्षण के आधार पर, कुशलता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। इसलिए आप देखोगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात जरूर लिखी गई है, ओनली, केवल, यानी केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है बाकी आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखने की है। समानता का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि ट्रीटिंग एवरीवन अलाइक, वो समानता का मतलब हमारे यहाँ नहीं है। इन आधारों पर भेदभाव होगा, क्यों? ये रेशनल है, सभी के लिए खुले हुए हैं। तो आप याद रखिए, आर्टिकल 15 का पहला पार्ट ये है। और आर्टिकल 15 के पहले पार्ट से आगे बढ़ते हुए आपको याद दिला दें कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट है जो नागरिक विदेशी दोनों को है। तो दैट इज आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। ये तो हमने पहले बता रखा है। भाई देखो, नागरिक और विदेशी दोनों के लिए कौन होंगे? अब ऐसा थोड़े कोई यूक्रेन का आदमी आएगा तो हम कह देंगे उसको फांसी पे चढ़ा दो, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इसका मतलब कोई विदेशी टूरिस्ट आ गया हमारे यहाँ तो हमने कहा पकड़ो, ये तो हमारे आदमी पाकिस्तान का है, इसको हम लॉ अलग बना के इसको हम दंड दे देंगे, पेनलाइज कर देंगे। दैट इज इरेशनल, दैट इज नॉट अलाउड। तो आर्टिकल 14 सभी के लिए है, आर्टिकल 14 सभी के लिए है, आर्टिकल 20 सभी के लिए है, आर्टिकल 21 सभी के लिए है, 25 सभी के लिए है, 32 सभी के लिए है। 32 में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 25 का मतलब है, अब देखो मान लो कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आ रहा है, अब सोचता है कि भाई अपना पूजा पाठ, कोई यूक्रेन का व्यक्ति आए, चर्च में जाने का उसको अधिकार है, 25 है। अब हम ये नहीं कहेंगे चर्च में जाने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार उसको नहीं है, यूपीएससी में फॉर्म फिलअप करने का राइट नहीं है, लेकिन चर्च में अधिकार तो होगा ही। जीवन का अधिकार तो कहीं मिलेगा, ये तो हम किसी से छीन नहीं सकते। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ तो इसराइल फिलिस्तीनियों से नहीं छीन सकता जहाँ वार हो रहा है। राइट टू लाइफ तो हम नहीं छीन सकते किसी, क्या देसी क्या विदेशी। और दोस्तों, हम विदेशियों का जान छीनेंगे तो क्या हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे? और फिर 20 का मतलब है किसी व्यक्ति को दंडित करते समय क्या ध्यान रखा जाएगा, 20 में आगे पढ़ेंगे। ये देसी विदेशी सभी लोगों के लिए है। बाकी आर्टिकल 15, 16, 19, 29 इट इज़ ओनली अवेलेबल फॉर द सिटीजन्स। ये लॉजिकल है। क्यों अवेलेबल है, इसके पीछे बिल्कुल कारण है। क्योंकि अधिकार देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब 16 देने में प्रॉब्लम है, 15 देने में प्रॉब्लम है, 19। अब आप देखोगे हमारे यहाँ का कोई आके विदेशी बोल दे और हो सकता है वो टेररिस्ट का समर्थन कर दे। अच्छा, हमारे देश को जानता भी नहीं। एक बार रिचर्ड गेरे आए थे और बहुत बड़े हॉलीवुड के एक्टर हैं, और एक कार्यक्रम था एड्स की जागरूकता फैलाने के लिए, और शिल्पा शेट्टी मंच पे थी, और पब्लिक रूप में उन्होंने शिल्पा शेट्टी के साथ मतलब ऐसा व्यवहार किया जो भारतीय कल्चर में एक्सेप्टेड नहीं है। इसलिए उनको ऐसे आर्टिकल 19 का अधिकार नहीं दिए गए, पता नहीं क्या बोल दें। उसके बाद फिर आप देखोगे कि
29 अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात है। तो भाई अल्पसंख्यक में जो भारत में है वो अल्पसंख्यक होंगे। ऐसा थोड़ी है कि अब बांग्लादेश से रोहिंग्या चले आए और रोहिंग्या कहे भाई हमें भी अल्पसंख्यक अधिकार चाहिए। रूस से यूक्रेनी चले आए, यूक्रेनी से उधर चले आए लोग और कहे हमें भी अल्पसंख्यक अधिकार चाहिए। तो अरे भाई हम इतना अधिकार सबको कैसे दे पाएंगे? इसे लॉजिकल है। तो आर्टिकल 15 का पहला पार्ट ये है कि इस आधार पर भेदभाव होगा, इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इस आधार पर भेदभाव संभव है। दैट इज अ पॉइंट। इक्वलिटी डजंट मीन्स दैट अब्सेंस ऑफ अ ब्लैंकेट डिस्क्रिमिनेशन। हर भेदभाव खत्म हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर तो राम राज्य आ जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि अब जो शेर और बकरी एक ही हट पे पानी पिए। तो ऐसा संविधान निर्माताओं ने कहा ये नहीं होगा। दूसरी बात है, अब जरा देखो जो आर्टिकल 15 में दूसरी बात लिखी गई है, इसलिए कहा भी जाता है कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आया हुआ है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पैक्ट किया गया है। लेकिन कहा भी जाता है कि भारत के संविधान पर भारत की अपनी परिस्थितियां बहुत प्रभावी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खास तौर पे जब ब्रिटिश समाज था, ब्रिटिश शासन था, तब भी हमारे परंपरागत समाज में कुछ ऐसी प्रिजुडिस आ गए, पूर्वाग्रह आ गए, अब जो कि अब पता नहीं कैसे सब परंपराएं फैल गई। इसलिए संविधान निर्माताओं ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है कि कोई नागरिक जो केवल, यही सब बात यहाँ भी लिखी गई है कि नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, अयोग्यता, लाइबिलिटी, देयता। तो अब देखो इसमें लिखा गया है कि निर्योग्यता, दायित्व या निर्बंधन, और किसके कॉन्टेक्स्ट में? विथ रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू शॉप्स, दुकान, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। यानी जो राज्य कभी विधि बनाएगा तो कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो आप देखो पहली कैटेगरी बनाई गई है, रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे नहीं होगा, तो फिर आपको याद दिला दें। यानी किन चीज़ों के उपयोग में रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो पहली कैटेगरी लिखी गई है कि शॉप्स, दुकान, शॉप्स में नहीं होगा, होटल्स में नहीं होगा। आप अगर देखोगे शॉप्स और क्या है, शॉप्स है, शॉप्स है पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट। तो शॉप्स में नहीं होगा, होटल्स में नहीं होगा। होटल्स का मतलब शॉप्स, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान। प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट और पब्लिक रिसोर्ट, यानी सार्वजनिक रेस्टोरेंट, सार्वजनिक भोजनालय, रेस्टोरेंट यानी सार्वजनिक भोजनालय, रेस्टोरेंट। इसका मतलब है कहाँ एक्सेस, शॉप्स, शॉप्स का मतलब है हर चीज़ की शॉप भी हो सकती है, सैलून भी हो सकता है, वकील का चैम्बर भी हो सकता है, टीचर का ऑफिस भी हो सकता है। तो मीनिंग ऑफ शॉप्स आर वेरी वाइडर। भाई शॉप में बड़ी सारी चीज़ आएगी। आप कहोगे सर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है? नहीं, आर्टिकल 15 तो आपके सामने है, बट दिस वॉज लेटर एक्सपेंडेड बाई सुप्रीम कोर्ट। मतलब शॉप्स मीन्स इट इज़ अ वाइडर कनोटेशन। शॉप्स में बात आ जाएगी यानी हर किस्म की शॉप्स, केवल हर चीज़ की नहीं, केवल लाइट वाली शॉप नहीं, केवल ट्यूबलाइट की शॉप नहीं, शॉप में तो हर चीज़ आ जाएगी। फिर आप देखोगे इसमें क्या है, होटल्स। अब होटल्स का मतलब है मॉरिस शेरेटन भी, होटल ताज भी। इसका मतलब है इनमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन किस बेस पे? इस बेस पे आप याद रखो। अब मान लो कभी आपने देखा होगा कि आप एक शादी हो रही थी राजस्थान में। अच्छा, हमारे हाई प्रोफाइल फिल्मी लोगों की शादी राजस्थान में खूब होती है, तो अभी कार्तिक आर्यन की शादी राजस्थान में हो रही थी। अब मान लो कि इस होटल में बुकिंग है पहले से शादी की,
और आप उसी दिन जाके होटल के सामने कहो ना ना इसी दिन मुझे होटल में रुकना है, तो होटल उसे डिनाई कर सकता है। इसका मतलब है कि वेरेबर 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 इज रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन होगा केवल धर्म जाति लिंग के आधार पर, कोई होटल मना नहीं करेगा। बाकी आधार पर होटल में प्रवेश मना किया जा सकता है, बात याद रखना। अब ऐसा नहीं कि हमें पता चल गया किसी होटल में अब कैटरीना कैफ आके रुकी हुई हैं, हमने कहा ना भाई इसी होटल में हम उनके बगल का ही कमरा चाहिए, तो होटल का ओनर कहेगा भाई अब जा सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन किसी और बेस पे है। अभी आप देखोगे हमारे यहाँ जब G20 की मीट थी, तो यूएस प्रेसिडेंट बिडेन आए हुए थे और पूरा मॉरिस शेरेटन के लिए बुक था। अब आप समझ सकते हो, पूरा मॉरिस शेरेटन के लिए बुक था। अब उसी समय कोई और देश का प्रेसिडेंट कहता है, हम मान लो विदेशी तो अलग हो गया, हमारे ही देश के कोई व्यक्ति कहते हैं ना मुझे मॉरिस शेरेटन होटल मुझे रुकना है, दैट इज नॉट परमिसेबल। तो बात याद रखने की है कि इन ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बाकी पे होगा। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान तो आप देख लो, कोई भी ऐसा PBR, पब्लिक प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वो चाहे PBR हो चाहे कोई भी यानी सिनेमा हॉल हो, ड्रामा हो, थिएटर हो, इन आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन बेस क्या है? बेस ये है, इस आधार पे नहीं होगा, बाकी आधार पे हो सकता है। रेस्टोरेंट, तो अब देखो रेस्टोरेंट में कोई भेदभाव नहीं होगा कि जाति धर्म के आधार पे। लेकिन आप कहोगे सर मान लो मैंने खाना खा लिया, उसके बाद पैसा उछल बचा नहीं, उसके बाद क्या डिस्क्रिमिनेशन होगा? तो उसके बाद पिटाई भी होगी। अरे मेरे बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किस आधार पे? केवल इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बाकी पे तो हो ही सकता है। यानी होटल की अवेलेबिलिटी पर, होटल की सिक्योरिटी पर, इसे ओनली शब्द इज इम्पॉर्टेंट, केवल शब्द महत्वपूर्ण है, केवल शब्द महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें नहीं। और आप फिर देखोगे यानी रेस्टोरेंट किसका मतलब है, कहीं भी हम सागर रत्ना से लेकर कहीं पे खाना खाने जा सकते हैं, लेकिन खाना खाने जाने के लिए स्वाभाविक रूप में बिल तो चुकाना पड़ेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि भैया बिल भी मत चुकाना, क्योंकि बिल मांगना और कोई बिल मांग ले कहे तो डिस्क्रिमिनेशन है, तो यहाँ पे मना किया गया है। यानी स्टेट के द्वारा यहाँ पे किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन, लाइबिलिटी नहीं लगाई जाएगी। और ये सच में पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है। तो आप कहोगे सर ये सब बातें लिखने क्या मतलब है? इसलिए आप देखोगे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, अमेरिकन फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़ा है। अमेरिकन फंडा, जब हम इक्वलिटी की बात अमेरिका में होती है, जब अमेरिका में इक्वलिटी की बात होती है, दे आर ओनली स्पीकिंग फॉर द इक्वल ट्रीटमेंट। और फिर उन्होंने कह दिया कि ठीक है इक्वलिटी की बात होगी तो विधि का समान संरक्षण होगा, ये बात कही है। लेकिन इतना माइन्यूट डिटेल की बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इतने डिस्क्रिमिनेशन नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हमारे यहाँ थी। और आप देखोगे जब अंग्रेजों का शासन था, जब अंग्रेजों का शासन था, तो कई होटल्स में तो लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो वो संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं, अब ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ नहीं होगा। यानी एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू एंटर ओवर एनीवेयर। अब इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन आप देखोगे आर्टिकल 15 में दूसरे भी डिस्क्रिमिनेशन को मना किया गया है। और दूसरा डिस्क्रिमिनेशन कौन सा है? इसमें दूसरी कैटेगरी क्या है? इट इज अ वेल्स, कुएं, टैंक, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट। तो दूसरे कंडीशन में क्या है? ऐसी चीज देखो, दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन में तो ऐसी है जो केवल पब्लिक यूज के लिए होती है, क्योंकि होटल दुकान केवल आदमी पर्सनल के लिए, होटल दुकान पब्लिक यूज के लिए ही होता है। अब आप कहोगे होटल हमने बनाया है क्यों? भैया अपने रहने के लिए, तो लोग मजाक कर रहे हैं होटल अपने लिए क्यों बनाया, लेकिन तालाब कुआं तो अपने लिए हो सकता है। इसका मतलब होता है जो तालाब है, कुआं है, वो अपने लिए भी हो सकता है। और कौन सा? कि जो वेल्स, टैंक्स, यानी इसका मतलब है दूसरे भाग में, दूसरा कहाँ पे मना किया गया है? कुएं, वेल्स, पॉन्ड्स, यानी कुएं, तालाब, तालाब का मतलब होता है पॉन्ड्स, कुएं, तालाब, सार्वजनिक घाट, बाथिंग यानी स्नान घाट, बाथिंग घाट्स, और सार्वजनिक रिसोर्ट।
पब्लिक रिसॉर्ट और सार्वजनिक रिसॉर्ट। तो आप देखोगे कि यहाँ पे है कि इसका मतलब है बाथिंग गार्ड्स, टैंक, वेल्स, और या पॉन्ड कह लो, टैंक कह लो, तो पॉन्ड्स या टैंक्स, इट इज़ अ तालाब, तालाब कह लो, पॉन्ड्स कह लो, टैंक्स कह लो, अभिप्राय एक ही है कि आप कह सकते हो कि टैंक्स। और फिर सड़क की बात भी की गई, रोड। इस पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन लाइबिलिटी नहीं होगी। और ख़ास तौर पे आप देखोगे जो दूसरी कैटेगरी में चीज़ें आती हैं वो पब्लिक प्राइवेट दोनों यूज़ के लिए हो सकती हैं। बड़े ध्यान से देखने की बात है। पहली कैटेगरी में जो चीज़ है वो केवल पब्लिक यूज़ के लिए है, यानी कभी भी दुकान, होटल, शॉप्स, होटल, ये प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट, ये कभी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बनती, पब्लिक यूज़ के लिए बनती है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि वेल, टैंक, कुएं, तालाब, रोड, ये कई बार हो सकता है प्राइवेट यूज़ ही पब्लिक यूज़ हो। अब मान लो कि जैसे पीएम हाउस की तरफ एक रोड जाती है, पीएम हाउस की तरफ जो रोड रोड जाती है वो प्राइवेट है, वो प्राइवेट है। अब उसमें कोई आदमी नहीं कहेगा ना ना भैया हम खुद भी जाएंगे, दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। तो कई बार मैंने देखा आम रास्ता नहीं है ये। आम रास्ते का मतलब है कि मैंगो वाला आम नहीं है, आम का पब्लिक ये रास्ता नहीं है। तो कई बार रोड तो ऐसा होता है कि जो प्राइवेट भी हो सकता है, रिसॉर्ट भी हो सकता है, भाई कोई प्राइवेट किसी ने बना रखा हो अपने रहने के लिए। और सड़क, स्नान घाट, तालाब, कुआं, आजकल कुआं वगैरह तो बहुत कम हो गए, लेकिन आप देखोगे आजकल स्विमिंग पूल आ गया, सबमर्सिबल आ गया, तो हैंड पाइप आ गई। ऐसे मामलों में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, लेकिन शर्त है, दूसरी कंडीशन पे शर्त है, क्योंकि मान लो कुआं अब हमारे घर में हो, अगर कई बार तो अब देखेंगे कुआं घर में भी होता है, अब कोई आदमी कह रहा है ना भाई हम उसी घर के अंदर कुएं में जाएंगे, ये परमिशन नहीं है। इसलिए बात लिखी गई है कि जो सार्वजनिक प्रयोग के लिए हो। दूसरी कंडीशन बात आर्टिकल 15 में लिखा गया है, जो सार्वजनिक प्रयोग के लिए हो या सार्वजनिक वित्त से संचालित हो, इट इज अ इट इज अ इट इज अ फंडेड बाय गवर्नमेंट और इट इज ओपन फॉर द पब्लिक यूज। ये दो कंडीशन भी लगा के रखी गई है। अब इसलिए मान लो कि दोस्तों हम रांची गए और हमने कहा महेंद्र सिंह धोनी के घर में घुसने का कोशिश की, क्यों? क्योंकि हमने कहा नहीं इनके स्विमिंग पूल में नहाएंगे, दैट इज नॉट अलाउड। महेंद्र सिंह धोनी का स्विमिंग पूल न पब्लिक है न पब्लिक फंड से स्पॉन्सर्ड है, इसलिए किसी के प्राइवेट पब्लिक पूल में आप नहीं जाएंगे। भाई हमारे यहाँ मुंबई में तो सारे हीरो हीरोइन के अपने ही, कई बार तो उनके प्राइवेट रिसॉर्ट है। आप देखो धर्मेंद्र वगैरह किस तरीके से, एक तरीके से फार्म हाउस कह लो, धर्मेंद्र का अपना फार्म हाउस है, फार्म हाउस में रहते हैं और हम उसी में जाकर कूद पड़े कि नहीं फार्म हाउस का दूध अकेले अकेले पी रहे हो, हमें पिलाओ। धर्मेंद्र दूध कम पीते हैं, बाकी भी चीज़ें पीते हैं। तो अब मान लो कि इसमें हम शेयर करना चाहें तो हमें थोड़े शेयर करेंगे, और ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। पब्लिक में भी जो चीज़ें हैं उसी को भी हम सबके लिए खुली रहेगी, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन किस आधार पे? केवल इस आधार पे, अब मान लो कोई होटल हमें बुक कराना है, पैसा ही नहीं है, तो थोड़े तब तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा। यानी अब आप किसी बच्चे ने पूछा भी है कि इसका मतलब है इकोनॉमिक बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होगा? बिल्कुल होगा। अरे बच्चों जब आप होटल में चले गए और बिल नहीं दे पा रहे हो तो होटल वाला भगा देगा। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेशन केवल जाति, धर्म, लिंग इनके बेस पे नहीं होगा, बाकी पे डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही होगा। फिर आप कहोगे ये तो बड़ी जाति है, तो कई बार इसी लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड कर देते हैं। भाई ये कौन सी बात है यार, सबसे बड़े मामला तो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है तो बच्चों आपको मैं याद दिला दूं, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, आर्थिक विषमता को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, डीपीएसपी है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लोग जानते थे कि डीपीएसपी का पार्ट है और वो हमें शामिल किया गया, तो उसमें चिंता की बात नहीं है। और दूसरा फिर कहोगे ना सर ये कोई बात हो गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन, अब मान लो कि ये तो बिल्कुल समानता होनी चाहिए, हम किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानेंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। अब आप कहोगे कि समानता का मतलब सर मैं बताऊं, सब जमीन सबको बांट दो एक जैसी, सबको एक जैसा घर बांट दो, ये समानता का मतलब कुछ लोगों ने कहा। लेकिन बच्चों सच मानो
ये बात कई बार प्रैक्टिकल नहीं हो पाती। मान लो एक बार गांव में ज़मीन सबको बांट ही दिया साथ एक से एक जैसा। इसलिए समानता में ये कह सकते हो कि इनइक्वालिटी हम मिनिमाइज कर देंगे, विषमता न्यूनतम कर देंगे, लेकिन इनइक्वालिटी पूरा ख़त्म कर देंगे, डिस्क्रिमिनेशन पूरा ख़त्म कर देंगे, तो सच मानो ये तो गांधी ने भी सोचा था राम राज्य बनेगा, नहीं बन पाया। और मान लो कि चलो ठीक है, हम आपसे ये कह लें कि चलो ठीक है, गांव की सब जमीन को एक साथ बांट देते हैं, सबके पास एक जैसी जमीन रहेगी। उसके बाद क्या होगा? अब कोई आदमी जब जमीन पूरी मिल गई, बांसुरी बजा रहा है खेत में जाके, काम हम कर ही नहीं रहा है, और दूसरा कोई व्यक्ति है मेहनत से काम कर रहा है, तो फिर विषमता हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? इसलिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी होता है, और बहुत सारे लोग बहुत मेहनती होते हैं। तो अक्षय कुमार बताओ, अक्षय कुमार इतनी प्रॉपर्टी उन्होंने बना ली तो मुंबई कुछ लेके थोड़ी गए थे। इस बेसिक बात को हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा, कई बच्चे पूछ रहे हैं नोट्स कैसे बनाए। तो देखो बच्चों, मतलब ये बेसिक बात लिख लो कि इक्वालिटी का मतलब क्या है। अगर जो हम लिख रहे हैं उसी को बेसिक आप लिख लो, दैट इज सफिशिएंट। और उसके बाद तो आपको पीडीएफ में सारा मिल गया होगा, मिल जाएगा। पीडीएफ में सारी बात लिखी हुई मिल जाएगी, डोंट, आप बस एक एक पार्ट बहुत विस्तार से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो उसकी बात एक बार समझ लो, उसके बाद अपने हिसाब से बना लो, क्योंकि हमारे एग्जाम में एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग का महत्व जाता है। बाकी सारा नोट्स आपको मिल ही जाएगा। ये है आर्टिकल 15। इस तरीके से हमारे यहाँ भेदभाव मना किए गए हैं। ये आर्टिकल 14 का एक्सटेंशन है। और अब हम आएंगे आर्टिकल 16 या आर्टिकल 15 पर आने से पहले एक और डिस्प्यूट देख लें, तब आर्टिकल 16 पर आए, क्योंकि 15 में भी सारी बात हुई नहीं है। 15 में सारी बात क्यों नहीं हुई है? क्योंकि देखो बच्चों, आर्टिकल 15 में कई आर्टिकल और हैं। तो अब दूसरी बात है, जब आर्टिकल 15 में पार्ट हम बता रहे हैं तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लो वो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ फैक्ट यहाँ पे हम देंगे, वो मेंस के लिए बहुत हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो मेंस में कैसा सवाल पूछा गया है, एक बार हम चैप्टर खत्म हो जाएगा फंडामेंटल राइट का, तो फिर आपका सवाल पीटी का मेंस का दोनों एक्सरसाइज करा देंगे आपको। तब आपको बता दें क्वेश्चन कैसे आया है, तो आपको समझ एक बार बेसिक बता दें। लेकिन अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15, 3, 4, 5 में फंडामेंटल राइट नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है। इसलिए आप देखोगे दोस्तों, हमारे यहाँ देखो आर्टिकल 15 से बात पता चलती है। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर दें आर्टिकल 15 से क्या पता चलता है, अगर हम एग्जाम्पल दें। आर्टिकल 15 से ये बात पता चलती है कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट है वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कैसे हैं? एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, वो कैसे हैं? निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब होता है जिस पे कोई प्रतिबंध ना हो, जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। निरपेक्ष का मतलब है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और किसी एब्सोल्यूट है। अगर देख लो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे कि एब्सोल्यूट मतलब है जो रिलेटिव ना हो। एक होता है रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है जो टाइम एंड स्पेस से रिस्ट्रिक्ट हो। जैसे रिलेटिव क्या है? अब पोल्यूशन दिल्ली में है तो दिल्ली में पोल्यूशन रिलेटिव है, पूरे इंडिया में नहीं है, ये रिलेटिव हो गया। रिलेटिव का मतलब होता है कि अब एमपी में कोई सरकार हो सकता है जीत रही है, बिहार में सरकार हार जाए, रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब है जो एक परिस्थिति में सही होगा दूसरे परिस्थिति में सही नहीं होगा। इसलिए आप ये कह दो कि व्यक्ति की उम्र क्या है, रिलेटिव है। अरे हमारी उम्र किसके कॉन्टेक्स्ट में रिलेटिव होगी। इनकम क्या है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट निरपेक्ष अधिकार का मतलब होता है जिसपे कोई प्रतिबंध ना हो। कोई प्रतिबंध ना हो का मतलब है जो सभी व्यक्तियों को सभी परिस्थितियों में मिले,
विच इज अवेलेबल फॉर एवरीवन इन एवरी सर्कमस्टांसेस, जो सभी व्यक्तियों को सभी परिस्थितियों में प्राप्त हो, वो एब्सोल्यूट राइट है। अब जैसे कि हम इस बात को ऐसे एग्जाम्पल ले दें, जो सभी व्यक्तियों को, एक्स वाई जेड कोई भी हो, सभी परिस्थितियों में, एब्सोल्यूट राइट मीन्स द राइट्स विच आर अवेलेबल फॉर एवरीवन इन एवरी सर्कमस्टांसेस इन एवरी टाइम एंड स्पेस। आप देखोगे सभी व्यक्तियों को, मान लो कि भारत में अगर हमको एग्जाम्पल दें, आप कहोगे सर एक भारत में एग्जाम्पल दें, भारत में जो कोई राइट एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन एक ऐसा राइट है जो एब्सोल्यूट है, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 हमारे यहाँ एब्सोल्यूट राइट है। आर्टिकल 17 के अलावा हर फंडामेंटल राइट सापेक्षिक है, रिस्ट्रिक्टेड है, सापेक्षिक है, रिस्ट्रिक्टेड है। किसी बच्चे ने पूछा है सर एमसीक्यू लेके आए, अरे एमसीक्यू लेके आएंगे, एक बार फंडामेंटल राइट खत्म होने दो, हमारे पास एमसीक्यू है, हम आपको बता देंगे। और फिर किसी बच्चे सर 5 क्वेश्चन बता दी, अच्छा अब एक बार सारे क्वेश्चन एक टॉपिक खत्म हुआ देने का तो इंटर रिलेशन होता है टॉपिक में। एक बार फंडामेंटल्स पढ़ लो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको बता दूंगा। आप भी पूछोगे तो ही बता दूंगा। सर हमारे चैट नहीं देख रहे हैं क्या? नहीं अरे बच्चों, मैं आपका चैट नहीं देखूंगा तो क्या देखूंगा? बस आपस में चैट मत करना। और देखो, अब देखो सभी व्यक्तियों को सभी परिस्थितियों में प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे भारत में कोई भी छुआछूत नहीं करता, कोई का मतलब है न तो वो अमिताभ बच्चन कर सकते हैं छुआछूत, न ही वो पीएम कर सकते हैं छुआछूत, ऐसा और बिहार में। दैट इज एब्सोल्यूट राइट, यानी जो किसी सभी व्यक्तियों को अवेलेबल हो सभी परिस्थिति में, एब्सोल्यूट राइट। जिसे एब्सोल्यूट राइट का मतलब है बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार है तो हमें ही नहीं सभी को है, आपको भी है, मुझे भी है, पीएम को है, सीएम को है, अमिताभ बच्चन को, सभी को है। और सब जगह है, दिल्ली में है, मुंबई में है, भोपाल में है, पटना में है, हर जगह एब्सोल्यूट। लेकिन जो राइट रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब प्रतिबंधित होने का मतलब है, हमारे यहाँ आर्टिकल 15 ही बताता है कि अमेरिका जैसा हमारे यहाँ एब्सोल्यूट राइट नहीं है, क्योंकि अमेरिका जैसे हमारे कंडीशन नहीं है। अमेरिका जैसे हमारे कंडीशन नहीं है। हमारे यहाँ राइट एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटेड है। तो सापेक्षिक अधिकार आर्टिकल 15 से पता चल जाता है कि हमारे अधिकार कैसे है, रिलेटिव, सापेक्षिक। हमारे अधिकार है रिलेटिव, सापेक्षिक। अब सापेक्षिक का मतलब है कि महिला को अधिकार, भाई सापेक्षिक का मतलब है समाज के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, इतिहास के सापेक्ष, यही तो सापेक्षिक। तो दोस्तों सापेक्षिक का मतलब है जो अधिकार पुरुष को नहीं मिला हुआ है वो महिला को मिला हुआ है, सापेक्षिक। जो अधिकार, अब देखो, जो अधिकार पुरुष को नहीं है लेकिन हमारे यहाँ महिला को अधिक अधिकार है, सापेक्षिक। अब क्यों महिला वंचित है? एब्सोल्यूट राइट कब होता? क्या पुरुष, क्या महिला, क्या क्या भोपाल, क्या पटना, क्या जाति, क्या धर्म, सबको एक जैसा अधिकार मिला, एब्सोल्यूट। हमारे यहाँ कुछ मामलों में अब देखोगे थोड़ा सा, आर्टिकल 17 तो है, अमेरिका में राइट एब्सोल्यूट है, हमारे यहाँ राइट एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसका मतलब है जो राइट महिला को मिलेगा वो पुरुष को नहीं मिलेगा। जो राइट पिछड़ी जातियों को मिलेगा वो उच्च जातियों को नहीं मिलेगा। जो राइट अनुसूचित जाति जनजाति को मिलेगा वो बाकी को नहीं मिलेगा। जो राइट अनुसूचित जाति जनजाति को मिलेगा वो बाकी को नहीं मिलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? सापेक्ष। इसे कहते हैं रिलेटिव, राइट्स आर रिलेटिव। The rights which are available for male is not available for female. The rights which are available for the SC/ST is not available for others. इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हमें राइट्स मिलेगा, क्योंकि हमने पहले बता दिया रखा था समानता का मतलब नहीं होता कि इक्वल ट्रीटमेंट। समानता का मतलब होता है सभी परिस्थितियों में समानता, एक जैसा व्यवहार नहीं। परिस्थितियों का बदलाव से व्यवहार बदल जाएगा। इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, अनइक्वल ट्रीटमेंट इन अनइक्वल सर्कमस्टांसेस। तो मान लो कि जो दिल्ली में रहने वाले पुरुष हैं उनको तो इक्वल सर्कमस्टांसेस हैं,
पुरुष महिला के बीच अनइक्वल है, पिछड़ी जाति के बीच में इक्वल सरकमस्टांसेस है, पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति जनजाति के बीच में अनइक्वल है। इसीलिए अधिकार में ये हमने ध्यान रखा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे अधिकार क्या है, सापेक्षिक है, रिलेटिव है। फंडामेंटल राइट्स आर रिलेटिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। वो तो सापेक्षिक है, वो रिलेटिव है। अब आप इस बात को देखो, अब आपके आर्टिकल को देखो। अब तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 को देख लिए। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में बात हो रही है फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन है, या कुछ फंडामेंटल राइट महिलाओं के लिए ज़्यादा मिल रहा है, रिलेटिव है। कैसे? नथिंग इन दिस आर्टिकल, तो दिस आर्टिकल का मतलब आर्टिकल 15, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमन एंड चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ महिला और बच्चों के लिए अलग अधिकार की बात कर दी गई। अब ये सापेक्षिक हित है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि सेक्स के आधार पर कोई डिवीज़न नहीं होगा। आर्टिकल 15 के पहले क्लॉज में हमने बता दिया कि सेक्स के आधार पर डिवीज़न नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम डिवीज़न कर रहे हैं। यहाँ हम बाकायदा डिवीज़न कर रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। यानी अब होता क्या है, दैट इज़ अ पॉइंट। गवर्नमेंट, इसीलिए हमारे यहाँ क्या सरकार ने बना दिया, यानी संसद ने लॉ बनाया, विमेंस कमीशन, महिला आयोग। महिला आयोग है, पुरुष आयोग नहीं है। अब कोई कहे कि तो राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, राइट इक्वलिटी के खिलाफ है, तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि महिलाओं की कंडीशन खराब है, इसलिए उनके लिए विमेंस कमीशन की बात की गई। इसे देखोगे हमारे यहाँ ओबीसी कमीशन है, विमेंस कमीशन है, SC/ST कमीशन है। इसका मतलब है जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उनको हम कैसे अपलिफ्ट करें, आर्टिकल 53 में दैट इज। और आप देखो तो इसीलिए अभी इसलिए क्या हुआ, हमारे लिए महिलाओं के लिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट में रिजर्वेशन हो गया। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में व्हाट मीन्स विशेष प्रस्ताव। तो देखो विशेष प्रोविजन का मतलब क्या होता है, महिलाओं के कल्याण के लिए ऐसा विशेष प्रस्ताव क्या किया जाएगा। तो विशेष प्रस्ताव में क्या हो सकता है, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा, विशेष प्रावधान किया जाएगा, स्पेशल प्रोविजन होगा। स्पेशल प्रोविजन कैसा होगा, तो महिलाओं के लिए आरक्षण हो सकता है, रिजर्वेशन हो सकता है। अभी आप देखोगे संसद में, विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया। महिलाओं के लिए अलग लॉ हो सकता है, विधि हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। महिलाओं के लिए अलग स्कूलिंग हो सकती है, उनके लिए अलग लॉ बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ तो बच्चों के लिए बाल कोष बनाया गया है, चिल्ड्रंस कमीशन बनाया गया है। और हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मैंने पहले बता रखा है। तो विशेष प्रावधान का मतलब है उनकी शिक्षा के लिए राजनीतिक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, पंचायती राज में उनका रिजर्वेशन है। अब बैंक से लोन लेने जाओ तो महिला के लिए इंटरेस्ट कम है, अगर बैंक से आप लोन लेने जा रहे हो तो महिलाओं के लिए बैंक लोन पर इंटरेस्ट कम देती है। और आप देखोगे आजकल तो महिलाओं के एम्पावरमेंट पे बड़े ध्यान है, तो विमेंस कमीशन बना, और विमेंस कमीशन बना इसका मतलब है महिला आयोग बना। ये सब इसीलिए तो हमारा यही इम्प्लीमेंटेशन तो है क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15। तो हमारे यहाँ जुवेनाइल एक्ट है, बच्चों के लिए तो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, यानी बच्चों के लिए ये कहा गया कि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। अभी सब क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15 के पार्ट ही तो है। इसलिए आप देखोगे ऐसा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन करना ही था, क्योंकि हम किसी जो मार्जिनलाइज सेक्शन था उसको एम्पावर करना चाहते थे। अमेरिका में ऐसी कंडीशन नहीं थी, अमेरिका में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वहाँ सारी चीज़ बनी। लेकिन इतना ही नहीं, अब देखोगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आया कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल, अब देखोगे अगली बात है क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 आ गया, और इसमें क्या किया गया कि
क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में देखोगे कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29, अच्छा हम 29 की बात बाद में देख लेंगे, तो उसको भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि कई बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में टेक्निकल लिखा गया है तो उसमें आर्टिकल वाइज मत पढ़ना, आर्टिकल वाइज पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आर्टिकल अब 29 हम बाद में देखेंगे, तो 29 को भी छोड़ देते हैं। प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, विशेष प्रावधान। यही बात है हिंदी में आप देख सकते हो कि कोई कोई राज्य क्या करेगा, नागरिकों के उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करेगा। प्रावधान मतलब उपबंध, किसके लिए, में स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग, एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके लिए उत्थान किया जाएगा। सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग के लिए ऐसा काम किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में क्या बात लिखी गई है, इसको बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दें तो देखो बच्चों, ये भी एक तरीके से भेदभाव ही है, जैसा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉसिबल नहीं है, तो क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15 उसमें भेदभाव किया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 उसमें भी भेदभाव किया गया। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है, क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में है कि पहला, राज्य के द्वारा, फिर देखो स्टेट बार बार आता है, स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा भेदभाव किया जाएगा, या राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा, विशेष उपाय किए जाएंगे। स्टेट विल मेक स्पेशल प्रोविजन, विशेष उपाय किया जाएगा। स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा। अब स्पेशल प्रोविजन किसके लिए किया जाएगा, स्पेशल प्रोविजन क्या किया जाएगा, किसके लिए किया जाएगा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग के लिए। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। अब जरा देखो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। अब देखो, क्लास वर्ग, दोस्तों एक होता है वर्ग, एक होता है जाति। तो व्हाट इज अ कास्ट, व्हाट इज अ कास्ट, कास्ट मीन्स दिस इज अ वे ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी देखो जब सोसाइटी को हम स्ट्रेटिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो या तो हो सकता है डिवीजन कैसे करें, बर्थ के आधार पे या इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे। और सच मानो, जितने बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्यों रहे हैं, क्लास चेंज करने के लिए। क्लास चेंज करने का मतलब ये नहीं क्लास नंबर 5 से क्लास नंबर 6 में चले जाए, दैट इज नॉट मीनिंग ऑफ चेंज। क्लास का मतलब है आर्थिक हैसियत। तो अब बच्चों देखो, क्लास का मतलब है प्राइमरली इकोनॉमिक डिवीजन इन सोसाइटी है क्लास। क्लास का मतलब है, अब आप जानते हो कि अगर हम ट्रेन में चल रहे हैं तो उसमें भी क्लास है, एसी फर्स्ट, एसी सेकंड। क्लास पैसे से बदल जाता है, कास्ट नहीं बदलती। कास्ट मीन्स द आइडेंटिटी विच वी आर कैरिंग सिंस आवर बर्थ, वो तो कास्ट है, जन्म से मिला हुआ है, उसमें हमारा कोई, हम रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। लेकिन क्लास क्या है, क्लास का मतलब है आर्थिक हैसियत। इसलिए बच्चों, जिस दिन आप अधिकारी बन गए, ऑफिसर बन गए, तो आपका क्लास चेंज हो जाता है, पूरी आपकी आर्थिक हैसियत चेंज हो जाएगी। इस वजह से आप देखोगे, बट हु इज अ बैक, मतलब पिछड़ा वर्ग, एक तो वर्ग है, इसका मतलब है जाति की बात नहीं कि वर्ग की बात की गई है। और सोशली एंड एजुकेशनली, हम आपको याद दिला दें, देखो दोस्तों, एक बार हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से 103rd अमेंडमेंट से 103 संविधान संशोधन से एक बात और आ गई है
आर्थिक रूप में पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस हमारे यहाँ विद 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से थ्रू 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बल्कि उसके लिए अब पहली बार हमारे यहाँ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या आया, विद द हेल्प ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या आया, पहली बार ये विचार आया कि बिकॉज इट इज अ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यानी पहली बार आर्थिक पिछड़ापन आया, आर्थिक पिछड़ापन का विचार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। तो अब आप कहोगे सर ये बताओ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? बिल्कुल पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट में भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो आप देखोगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब बच्चों देखोगे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन है भाई, अब देखोगे जिसका भी महीने में पैसा नहीं कमा पा रहा है, जो बेरोजगार है वही तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। लेकिन हमारे यहाँ जिस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की क्लासिफाई किया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब है अपर कास्ट का EWS, जो अपर कास्ट में है। अब मान लो कोई बेरोजगार है, किसी के पास जमीन नहीं है, और हकीकत की बात है गरीब तो हर जाति में है, हर धर्म में है, ऐसा नहीं कह सकते गरीब किसी एक ही जाति में है। तो इसमें कहा गया कि एक EWS का मतलब है जो अपर कास्ट में जिनके पास बेरोजगारी है। अब दोस्तों ये बात डिबेट का हो सकता है, आर्थिक पिछड़ापन का मतलब सीधा इसका पैसा कम है, आर्थिक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब इसके पास तो जमीन नहीं है, या एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या घर नहीं है, कार नहीं है, एवरीबडी इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ये भी क्लास का डिवीजन है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। लेकिन whenever we are saying the social backwardness, that is different। जब इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस का मतलब हो क्या होता है कि दैट इज अ मतलब किसी कोई अनएम्प्लॉय हो जाए, एम्प्लॉयमेंट न मिले, पैसा न मिले, तो इसका रिसोर्सेज कमी हो जाए किसी भी तरीके से, वो आर्थिक पिछड़ापन है। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल बैकवर्डनेस? देखो दोस्तों, जो सामाजिक पिछड़ापन है, सोशल बैकवर्डनेस है, इसका मतलब क्या है, जिसकी जाति व्यवस्था में देखो हमारे यहाँ देखो हायरार्की बन गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस जाति व्यवस्था में जो उच्च स्थान पर है वो सामाजिक रूप में पिछड़ा नहीं है। इन द हायरार्की ऑफ कास्ट सिस्टम, तो जो कास्ट सिस्टम की हायरार्की आ गई उसमें जो जिसे हमने कह दिया शूद्र है, जिसे हमने कह दिया अनुसूचित जाति जनजाति है, वो क्या हो गया, वो हो गया सामाजिक रूप में पिछड़ापन, सोशली बैकवर्ड। इसका मतलब है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखने की बात है, सोशली बैकवर्ड का मतलब है जो कास्ट हायरार्की में द पर्सन हु इज ऑक्युपाइंग द मार्जिनलाइज कंडीशन कास्ट हायरार्की, जो कास्ट हायरार्की में है वो सोशली बैकवर्ड है। जिसे हमने कभी शूद्र कह दिया, जिसे हमने कभी अनुसूचित जाति जनजाति कह दिया, ये सोशली बैकवर्ड है। इसका मतलब है कई बार ऐसा होता है देखिए दोस्तों, अगर समाज ने किसी के साथ भेदभाव किया तो उनके पिछड़ेपन में समाज का योगदान ज़्यादा है। इसलिए आर्थिक पिछड़ापन जो भी गरीब व्यक्ति है उसके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, लेकिन जो सामाजिक पिछड़ा है उसके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ। आप कहेंगे कि सर विमेंस भी, तो विमेंस के साथ भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो सम एक्सटेंट ये ऑल्सो ट्रू, विमेंस के साथ भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और दूसरी बात, जब सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा यानी किसी के पिछड़े जात के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन सोशल है, जिसके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा आप याद रखो एजुकेशनल या शैक्षिक अपने आप हो जाएगा। शैक्षिक भेदभाव भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन का परिणाम हो जाएगा, एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन तो अपने आप हो जाएगा। कैसे? अब मान लो जो कम पढ़ा लिखा है, हु इज एजुकेशनली बैकवर्ड, जो निरक्षर है, इलिटरेट है, जो क्लास 5th ही नहीं पास हो पाया, जो कम पढ़ा लिखा है, जो स्कूल ड्रॉप आउट है,
जो कम पढ़ा लिखा है, जो स्कूल ड्रॉप आउट है, वो क्या होगा? एजुकेशनली बैकवर्ड। तो सच मानो, whosoever is socially backward, automatically they become educationally backward। जो भी सोशली बैकवर्ड होगा वो तो एजुकेशनली बैकवर्ड हो ही जाएगा। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। लेकिन आप याद रखो, चूंकि ये हमारे यहाँ तो सोसाइटी में कास्ट था, क्लास तो था नहीं, तो दिस वाज द बिगर क्वेश्चन कि आखिर में हम कैसे इनको ढूंढें, हाउ वी आर गोइंग टू सर्च दैट हु इज़ रियली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। तो ये फिर पता किया गया। तो इसलिए आप देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 340 है, दैट इज़ आर्टिकल 340। और आर्टिकल 340 में बात लिखी गई है कि प्रेसिडेंट शैल इंस्टीट्यूट अ कमीशन, प्रेसिडेंट शैल इंस्टीट्यूट अ कमीशन in order to inquiring about the condition of a socially and educationally backward class of citizens। कि प्रेसिडेंट के द्वारा एक कमीशन बनाया जाएगा, दैट इज रिटन आर्टिकल 340। तो प्रेसिडेंट विल सेट अप अ कमीशन, विल इंस्टीट्यूट अ कमीशन, जो ये पता करेगा विच विल इंक्वायर अबाउट द कंडीशन ऑफ सोशली इकोनॉमिक सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। इसलिए आप देखोगे हमारे यहाँ ये बात कहा जाता है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होगा वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अपने आप हो जाएगा। अरे भाई, जो सोसाइटी जो कास्ट में नीचे आ गया, जिसको जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? वो तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो ही जाएगा। लेकिन आप देखोगे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो सोशली बैकवर्ड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सोशली बैकवर्ड भी हो। दैट इज़ अ पॉइंट कि क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में कहा गया कि भाई जो भी पिछड़ा है उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न तो होना ही चाहिए, स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए। और 103 से इसीलिए आप देखोगे हमारे आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 भी जोड़ दिया गया, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात जोड़ दी गई, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात जोड़ दी गई। और फिर लेकिन इस बात पे बड़ा थोड़ा डिस्प्यूट रहा था। लेकिन सच माने दोस्तों, सच मानो, जब हम सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं तो किसी प्रकार की इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार बात कही जाती है कि देखो, एक पिछड़ापन हमारे अपने कारण होता है और एक पिछड़ापन सोसाइटी कारण होता है। सच मानो, अगर कोई भी हम आर्थिक रूप में पिछड़ा हो गया तो उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति का भी कंट्रीब्यूशन होता है, एटलीस्ट इकोनॉमिक पिछड़ेपन में। हाँ, कई बार हो सकता है कि हमारे एंसेस्टर्स का, हमारी पूर्वज का रोल हो, हमारा कोई रोल ना हो उसमें। लेकिन जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस है उसमें इंडिविजुअल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, सोसाइटी इज मोर रिस्पॉन्सिबल। इसलिए कहा भी जाता है कि वो हम उसको ख़त्म करें तभी तो बात बनेगी। लेकिन दूसरी बात क्या लिखी गई क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में? इसीलिए आप देखोगे क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है कि क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स आर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। देखो दोस्तों, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात जहाँ तक है तो उनको तो पहचान लेने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। देखो, अगर हम शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब की बात करें, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, इनको शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एसटी, तो इन्हें पहचानने में बहुत प्रॉब्लम कभी नहीं आई। हाँ, पहचानने में किसको प्रॉब्लम आई? जिसे कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग। इसे आप ध्यान से देखोगे, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब भी पिछड़ा है, एससी एसटी भी पिछड़ा है। इसलिए कई बार हम कहते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट देन एससी एंड एसटी। इसलिए आप देखोगे एससी एसटी इज मोर बैकवर्ड देन ओबीसी, दोनों पिछड़ा है। ज़्यादा पिछड़ा कौन है? एससी एसटी। इसका मतलब है कुछ पिछड़ों में पिछड़ा, कुछ पिछड़ों में अगड़ा। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कहीं कुछ पिछड़ों में पिछड़ा, कुछ पिछड़ों में अगड़ा, ऐसा भी है। इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति का विचार कहाँ से आया था? शेड्यूल कास्ट का मतलब है कि वे जातियाँ जो भारत की जाति व्यवस्था में कहीं पर स्थान का नहीं था, सबसे पिछड़ी थी, उन्हें क्या रखा गया? शेड्यूल कास्ट। यानी वो जाति, और इसका
यानी जो भारतीय समाज में या जाति व्यवस्था में शूद्र के भी नीचे थी, जाति व्यवस्था में जिनका कोई स्थान नहीं था, जिनका निम्न स्थान था, उन्हें कहा गया शेड्यूल कास्ट। द कास्ट विच ऑक्युपाई द लोअर कंडीशन इन द एंटायर हायरार्की ऑफ कास्ट। बस शेड्यूल ट्राइब का मतलब क्या है? शेड्यूल ट्राइब का कास्ट से रिलेशन नहीं है। शेड्यूल ट्राइब का मतलब है या तो ये जंगलों में रहे, इतने दे आर नॉट इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, ये समाज की मुख्य धारा में नहीं है, ये आर्थिक रूप में पिछड़े हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जंगलों में रहते, इसलिए शेड्यूल ट्राइब का मतलब आदिवासी, वनवासी, शेड्यूल ट्राइब। तो आप देखोगे आर्थिक रूप में पिछड़े हैं, इनकी सांस्कृतिक पहचान अलग है, दे आर हैविंग सम डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटी, सांस्कृतिक पहचान अलग है, और फिर वो कहीं ना कहीं वनवासी हैं, वो वनों में रहते हैं, दे आर लिविंग इन द फॉरेस्ट, यानी समाज की मुख्य धारा से दूर कहीं ना कहीं वनों में निवास करते हैं। तो दे आर नॉट इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, दे आर हैविंग सम स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी। ये शेड्यूल ट्राइब की बात है। तो शेड्यूल ट्राइब का रिलेशन कास्ट से नहीं है। और द फर्स्ट टाइम द टर्म शेड्यूल्ड, शेड्यूल का मतलब होता है द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसी में पहली बार द आइडिया ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की विचार किए गए। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का उल्लेख किया गया, तो इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के शेड्यूल में जिसको लिखा गया वही शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को माना गया। तो अब देखो, किसी बच्चे ने पूछा सर गुर्जर जाति किस में आती है? ऑब्वियसली गुर्जर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ बैकवर्ड। इधर राजस्थान में ये बैकवर्ड कास्ट में आती है, ओबीसी में आती है, लेकिन राजस्थान में इनकी बहुत बड़ी डिमांड ये रही है कि वाई गुर्जर शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल कास्ट। तो वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में अपने शामिल होने की मांग कर रहे हैं। ये वो कहते हैं भाई अगर इफ़ मीना इज़ अ पार्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब तो हमें शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों रिजर्वेशन बड़ा पॉलिटिकल इशू है, और हम इसको आर्टिकल 16 में आपको बताएंगे भी। अब देखोगे ये बात हो गई, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, तो गवर्नमेंट बड़े सारे प्रोविज़न करती है। और अभी तो देखोगे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए तमाम हमारे यहाँ प्रोविज़न किए गए हैं। उनको लोकसभा में रिजर्वेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके रिजर्वेशन है, पंचायतों में रिजर्वेशन है। तो इनके लिए हर प्रोविज़न किया गया है। स्पेशल प्रोविज़न का मतलब ये है कि इनके लिए हर जगह रिजर्वेशन है, इनके एम्पावरमेंट के लिए सारी स्कीम है, और यहाँ तक कि देयर इज़ अ डिफरेंट कमीशन, दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन। तो ये बात ये भी ध्यान में रखने की है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वी आर हैविंग वेरियस आइडियाज़ ऑफ बैकवर्डनेस। और हाँ, आजकल आप देखोगे कि आजकल जिसे कहते हैं मोस्ट बैकवर्ड, कहीं मोस्ट बैकवर्ड कहते हैं, कहीं एक्सट्रीम बैकवर्ड ईबीसी, कहीं एक्सट्रीम बैकवर्ड, कहीं मोर बैकवर्ड। तो आइडिया लगभग एक ही है, आइडिया लगभग एक है। अब जरा देखिए ये बात आर्टिकल, तो अब इसलिए SC ST के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, तो आप देखोगे आर्टिकल 338, इसलिए ऐसी बातों के एक बार कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 338, 338A शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन। उसके बाद आर्टिकल 330 में 330 में देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट। तो हमारे यहाँ तमाम प्रोविज़न दिए गए हैं, और इसलिए तो कहा भी जाता है कि आवर फंडामेंटल राइट्स इज़ नॉट लाइक द अमेरिकन फंडामेंटल राइट। अमेरिकन फंडामेंटल राइट की तरह हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया, और वहाँ पे तो इस तरीके के प्रोविज़न है ही नहीं है। हमारे यहाँ इस तरीके के प्रोविज़न हैं, वो पाए जाते हैं। अब देखोगे, अब बच्चों देखोगे कि ये आर्टिकल 15 में जो लास्ट बात बची, इसमें आर्टिकल 15 का क्लॉज 5, क्लॉज 4 तो मैंने आपको बता ही दिया कि व्हाट इज़ द प्रोविज़न। इसलिए कहा भी जाता है कि फंडामेंटल राइट क्या है, दैट इज़ डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल चेंज। ये हमारे केवल फंडामेंटल राइट नहीं है, और इसलिए फंडामेंटल राइट में हमारा राइट रिलेटिव है कि इट मीन्स देयर इज मोर फंडामेंटल राइट फॉर OBC,
मोर फंडामेंटल राइट फॉर SC ST, यानी OBC के लिए, SC ST के लिए, महिलाओं के लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, इसलिए सापेक्षिक है, इसलिए रिलेटिव है। अब आप देखोगे लास्ट में है क्लॉज 5 आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और शेल प्रिवेंट। अब देखो आर्टिकल 90 की बात हम आगे पढ़ेंगे, तो 90 की बात तो हम नहीं करेंगे। मेकिंग स्पेशल प्रोविज़न, तो फिर यहाँ पे किसकी बात, फिर हर कॉन्स्टिट्यूशन में, हर आर्टिकल में प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न। स्पेशल प्रोविज़न यानी क्या किया जाएगा, विशेष उपबंध, हिंदी में कहते हैं स्पेशल प्रोविज़न का मतलब है विशेष उपबंध। बाय लॉ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, सारी बात वही लिखी गई। सो फार इज स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू देयर एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट एजुकेशन। तो अब देखोगे इसमें क्या लिखा गया, अभी बात, अब ये अमेंडमेंट किया गया था, सच मानो। देखो आपको हम याद दिला दें कि हमारे यहाँ ये जो क्लॉज 5 ऑफ 15 है, इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। जो क्लॉज 5 ऑफ 15 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है जो क्लॉज 5 ऑफ 15 है वो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ स्पेशल प्रोविज़न किया जाएगा, किसके लिए, देखो फिर वही बात है, स्पेशल प्रोविज़न होगा, विशेष उपबंध होंगे, विशेष प्रावधान होंगे। विशेष प्रावधान होंगे यानी स्पेशल प्रोविज़न होगा। स्पेशल प्रोविज़न किसके लिए होगा, फिर वही बात है, यानी क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15, क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 वो इंटर रिलेटेड है। और क्लॉज 6 में तो EWS की बात आ गई जो 103rd अमेंडमेंट से है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, और क्यों आया आगे आपको बता देंगे। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 इज नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 केम विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और क्लॉज 5 आया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। क्लॉज ऑफ 5 आया है वो किससे आया है, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है ये। और क्लॉज 6 कैसे आया है, 103 से, 103 से आया है। और आप देखोगे दोस्तों ये सच मानो, आपको हम बता देंगे कि सारी कहानी आपको आगे चल कर आर्टिकल 6 में बता देंगे, लेकिन क्लॉज 5 क्यों आया, अच्छा क्लॉज 6 क्यों आया ये भी बता दें। आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। और पॉलिटिक्स ये है कि आप देखो आज की डेट में हर सरकार चाहती है कि उसको OBC का समर्थन मिले, बिना OBC के सपोर्ट के आप इलेक्शन जीत नहीं सकते। इस देखो अभी बिहार ने क्या कहा है कि दे आर रेजिंग द लिमिट ऑफ रिजर्वेशन टू 75%, महाराष्ट्र में हो ही गया है। और मामला ये था कि जब BJP सरकार आई, बीजेपी ने कहा भाई, बीजेपी ने कहा कि हम EWS को भी सपोर्ट करेंगे, इसलिए अब देखोगे बीजेपी सरकार ने अमेंडमेंट लाया 103rd और EWS का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके पहले क्या है, ये 19th अमेंडमेंट जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी उस समय हुआ था, अर्जुन सिंह HRD मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, ये 2006 वगैरह के बाद की बात है। और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने क्या किया, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो हम OBC के सपोर्टर हैं, कांग्रेस कह रही है कि OBC के सपोर्टर हम हैं, मोदी कह रहे मैं पिछड़ा हूँ, लालू यादव कह रहे मैं पिछड़ा हूँ। अब जनता कंफ्यूज हो गई कौन पिछड़ा है। इसे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा पॉलिटिक्स आपको बता दें तो पॉलिटिक्स ये है, इसलिए देखोगे आजकल बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू महोदय को प्रेसिडेंट क्यों बनाया, बिकॉज बीजेपी वांट टू प्रोजेक्ट दैट इट इज़ रियल पार्टी ऑफ द OBC। क्योंकि होता क्या है डेमोक्रेसी में, जिसके पास नंबर है उस वही तो कॉन्स्टिट्यूशन में, वही तो गवर्नमेंट में आएगा। और नंबर सोसाइटी में किसके पास है, OBC के पास है। तो आप देखोगे इसीलिए सारा मारामारी मची हुई है, इससे सारा मारामारी मची हुई है कि एवरीबॉडी इज क्लेमिंग दैट कि दे आर फेवरिंग द बैकवर्ड कास्ट, दे आर फेवरिंग बैकवर्ड कास्ट। तो इसलिए मामला बचा हुआ है। तो ये स्पेशल प्रोविज़न इसलिए लाया था कि भाई
यहाँ पे कहा जाए, क्योंकि ये बात कही गई कि किसका विशेष प्रोविज़न किया जाएगा, तो फिर वही अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी। ओबीसी का मतलब है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, जो हमने पहले बताया है। तो आर्टिकल, अब या आप ऐसे कंपैरिजन करके आप देख लोगे, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और आर्टिकल 16 बिल्कुल, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर हम इस बात को ऐसे कह दें कि यहाँ पे ये है क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15, जहाँ पे एक और बता दो SC ST, इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न किया जाएगा। ठीक यही बात, ठीक यही बात आप यहाँ भी लिख लो, बस एक पे डिफरेंस आएगा। ठीक यही बात आप यहाँ लिख लो। यहाँ पे क्या होगा, विशेष प्रावधान किया जाए क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में, किसके लिए? ओबीसी के लिए, SC ST के लिए। और दूसरी बात है, क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 में भी बिल्कुल एग्जैक्ट प्रावधान है कि राज्य के द्वारा विद द हेल्प ऑफ स्टेट, राज्य के द्वारा, फिर यही बात है स्पेशल प्रोविजन, विशेष उपाय किया जाएगा। विशेष उपाय किया जाएगा किसके लिए? फिर वही सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। यानी सिंपल यही बात लिख सकते हैं, पूरा यही बात, सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, और उसके बाद फिर SC ST। देखो, तो इसलिए देखो वर्ड आप देखो बिल्कुल एक जैसा है, बस लेकिन कहाँ स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा, ये बात स्पेशल लिखी गई है, दैट इन द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है? निजी शैक्षणिक संस्थाएं। इन द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, विशेष प्रावधान कहाँ पे किया जाएगा? इन अ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, निजी शैक्षणिक संस्थाओं में यह प्रावधान किया जाएगा, इंक्लूडिंग सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू। निजी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रावधान किया जाएगा इंक्लूडिंग सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू। तो आप देखोगे यही बात, केवल एक डिफरेंस है आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडेड और अनएडेड, यानी वो चाहे राज्य से ग्रांट पाती हों, चाहे प्राइवेट हों, चाहे राज्य से ग्रांट ना पाती हो, सबके लिए ऐसा स्पेशल प्रोविज़न किया जाएगा कि SC ST के लिए कहाँ पे? दैट इज़ इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो कहाँ पे होगा? ये निजी शैक्षणिक संस्थाओं में, चाहे वो अनुदान प्राप्त करें, वेदर इट इज़ एडेड, यानी गवर्नमेंट से जो पैसा लेती हैं, दैट इज़ एडेड, और नॉन एडेड, चाहे वो अनुदान न प्राप्त करें। लेकिन जहाँ पे विशेष प्रावधान नहीं होगा, इनके विशेष प्रोविज़न नहीं होगा, वो होगा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देर इज नो प्रोविजन, दो नो, तो इसका मतलब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दो आपको हम आर्टिकल 30 बता देंगे, यानी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच इज सेटअप बाई माइनॉरिटी कम्युनिटी, दैट इज नोन एज अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं होगा। अदरवाइज क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि ओबीसी के लिए, SC ST के लिए सभी प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यदि एडेड मतलब है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, IIT BHU हो, IIT हो, इसमें सब में रिजर्वेशन होगा, चाहे MIT यूनिवर्सिटी हो, इसमें भी स्पेशल प्रोविज़न होगा, उसमें भी स्पेशल प्रोविज़न होगा। इसलिए आर्टिकल 6 ऑफ 15 के द्वारा ये रिजर्वेशन कर दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इसलिए आप देखोगे हर पार्टी किस क्या कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही है कि वो हर पार्टी OBC पार्टी है, SC ST पार्टी है, बिकॉज दे वांट टू कम इन पावर, वो शक्ति लेना चाहते हैं। ये है आर्टिकल 15। तो आप देखोगे आर्टिकल 15 में फंडामेंटल राइट कम सोशल जस्टिस आपको ज़्यादा दिखता है, दैट इज़ ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे कि सोशल चेंज की बात है, सोशल जस्टिस की बात है। दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका में ऐसा नहीं था।
अमेरिका में शायद थोड़ी है, अमेरिका में तो इस तरीके की पॉवर्टी नहीं है, डिस्पैरिटी नहीं है। आज क्लास के लिए इतना ही। लेटर टुमारो वी विल डिस्कस ओवर आर्टिकल 16। कल रिजर्वेशन की बात हम करेंगे और सारे रिजर्वेशन डिस्प्यूट भी आपको बता देंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको कोई पूछना हो तो नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।